अभी हो गया। ठीक है। Okay. So, am I audible now? यस मैम। फाइन। सो हम जो ट्राइग्लिसराइड्स पढ़ रहे थे, ठीक है, ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। सो आई वाज सेइंग दैट फैटी एसिड का कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि लॉन्ग चेन ही आएगा या शॉर्ट चेन फैटी एसिड होगा, सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। इट कैन बी रैंडम, इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, किस टाइप का ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होना है उसके अकॉर्डिंगली फैटी एसिड्स जो है वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जिस तरीके के फैटी एसिड्स उससे कनेक्टेड होंगे उस टाइप की, उस पर्टिकुलर ट्राइग्लिसराइड की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाए। मतलब डिपेंडिंग ऑन द फैटी एसिड्स, जो ट्राइग्लिसराइड्स है या जो भी लिपिड्स फॉर्म हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो विल चेंज अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो भी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ठीक, उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं R1, R2, R3, 3 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, तो 3 फैटी एसिड जो है कि अगर दोनों लॉन्ग चेन है या तीनों लॉन्ग चेन है, ओनली वन लॉन्ग चेन, 2 लॉन्ग चेन्स, ठीक है, फिर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डिपेंडिंग ऑन द थिंग दैट किस टाइप का एडिशन हो रहा है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टी अपने आप चेंज हो जाएगी। ओके, सो based on that, triglycerides are of two type. Okay, triglycerides are of two type, fats and oils. Okay, so जब fats होते हैं तो all of them are basically long chain saturated fatty acids. Here I have explained they are all basically saturated. ये अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो, बिकॉज if we say these fats are very much solid at room temperature, solid at room टेम्परेचर। ओके, जैसे बटर हुआ, बटर आपने देखा है रूम टेम्परेचर पे एकदम से मेल्ट नहीं होता, इट टेक्स टाइम। ओके, सो द थिंग इज these fats are basically made up of saturated fatty acid and they remain solid at room temperature. So that part you can say, you can even say ghee, butter, any of the example you can consider. But oils जो है उसमें ये जो fatty acids है वो चेंज हो जाते हैं। दे कैन बी शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन एंड प्रोबेबली मोस्ट ऑफ देम आर अनसैचुरेटेड। जो मेजोरिटी है वो सारे अनसैचुरेटेड रहते हैं। ओके, शॉर्ट लॉन्ग चेन बदल सकता है एंड मेजोरिटी अनसैचुरेटेड की रहती है। तो आप एक चीज इस उससे समझो कि जितना ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड का अटैचमेंट होगा उतना जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो सॉलिड होगा। If the more number of unsaturated fatty acids are linked to the chain, then the thing will become, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है it will have the जो डेंसिटी है उसकी लिक्विड की तरफ होगी। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। Okay, so that part you have to understand. Fats, majority of them long chain with saturated fatty acid. Oils में short long दोनों हो सकते हैं, but majority of them are unsaturated. And at room temperature, oils are liquid. Okay, liquid at room temperature. उनका जो melting और boiling और freezing point जो होगा वो बहुत ज़्यादा होता है because of unsaturated fatty acids. So that part you have to understand. Okay, so these are the triglycerides. These are the simple lipids that are formed and
They are the types of triglycerides. This is the general formula that is being obtained, or because of unsaturated fatty acids जो होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आप जो ऑयल है वो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज के होते हैं। जैसे आप कैस्टर ऑयल देखोगे, या आप ग्राउंडनट ऑयल देखते हो, या सनफ्लावर ऑयल देखते हो, जो आप घर में यूज करते हो, तो वो सारे ऑयल्स की जो डेंसिटी है वो भी डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग शॉर्ट चेन्स प्रेजेंट इन देयर। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, so that is how you should understand regarding the simple lipids. Then if we consider waxes, ठीक है, वैक्सेस जो होती है उसमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है और वो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलते हैं। इट बिकम्स मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, लिटिल बिट मॉडिफाइड विथ इट्स स्ट्रक्चर, एंड थोड़े उसके जो फॉर्मेशंस हैं वो डिफरेंट है। Structure wise you don't have to study it right now, just understand that जो glycerol molecule है वो monohydroxy alcohol है, and लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड के कनेक्शन से वैक्स बनती है। इसलिए वैक्स आपने देखा होगा, दे आर सडनली, जैसे ही अगर उनका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा भी लो होता है वो तुरंत ही जम जाता है। देखा है आपने? Yes, ma'am. ओके, बिकॉज सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बहुत हाई कंटेंट में उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड दे इट डजंट अलाउ द वैक्स टू रिमेन इन द लिक्विड फॉर्म, वो सडनली सॉलिडिफाई हो जाए। Okay, just because of these two things present in it, monohydroxy alcohol and long chain saturated fatty acids. So these are the simple lipids what you understand according to the structure, according to the properties. Okay, these are the things. And waxes के example अगर आप लेते हो तो आपका every wax, even the wax which is present in your ears, cerumen wax जिसको बोलते हैं, वो भी टाइप ऑफ लिपिड ही है, one type of fatty है। Okay, so that part you have to understand. Okay, so natural waxes if you say, जो plants में से obtain करते हो, आपके body के जो waxes हैं वो सभी के सब इसी particular criteria से classify होते हैं। So any doubts regarding this? मैम मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल मैम वो क्या था? It's a modified form of glycerol, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, नेचुरली जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में नहीं होता है, वो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल में मॉडिफाई कर लेता है खुद को। अंडरस्टूड दिस? ओके मैम। ओके, स्ट्रक्चर यू डोंट हैव टू लर्न राइट नाउ। अगर आपकी केमिस्ट्री वगैरह में ये स्ट्रक्चर आता है तो आप देखना, लेकिन बायो वाइज इट इज नॉट नीडेड। अंडरस्टूड? ओके मैम। ओके Fine. So that is what the simple lipids are. Then see this. Uh, complex lipids, if I say, according to the classification. So phospholipids, glycolipids, sphingolipids, lipoproteins. हमने मैं आपको बता रही थी कि जब फॉस्फोलिपिड्स की बात हो रही है, हियर वो ओवर हियर, सो कॉम्बिनेशन लिपिड के साथ किसी और एलिमेंट या किसी और कंपाउंड का जुड़ जाना, दैट मेक्स इट कंपाउंड लिपिड। दैट्स जैसे फॉस्फोरस अगर बाइंड हो जाता है तो वो फॉस्फोलिपिड हो जाता है। ठीक है, सो फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट। अभी आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन में इट इज प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, देन ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोजन की बाइंडिंग हो जाती है तो ग्लाइकोलिपिड हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? Similarly, you have some the sphingolipids, that they are also the polymers present in some of the membranes and all that. So that part you have to understand. And lipoproteins जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ऑल दीज मतलब लिपिड के साथ किसी और एक एलिमेंट का या किसी और एक कंपाउंड का जो बहुत ही रिमार्केबल कंपाउंड, मतलब यू कैन बहुत मेजर स्ट्रक्चर अपना रखता है, and it binds to it, that leads to the formation of compound lipids or complex lipids. Compound को आप complex भी consider कर सकते हैं। Is it clear to you? यस मैम। Okay,
So these are called basically the complex or compound lipids. ये आप gradually when the chapters will proceed, means cell division ये सब आएगा तो आपको ये सारे नाम वहाँ पर काफी बार आएंगे, तो at that time you can go through them. Okay, so you will get used to all these things slowly. Okay, then comes derived lipids. Okay, so derived lipids means स्टेरॉइड्स. ओके, सो हम अगर स्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो ये एक मैम अलग, ये सब लिखेंगे? आई थिंक यू शुड राइट डाउन. मैम तो पिछला वाला पेज रखा है ना? दिस वन. यस मैम. This one is Anshuman is there. You joined this class for the first time? Yes, ma'am. Okay. मैम कॉम्प्लेक्स वाला मैम, ये वाला नहीं. Which one? This one? यस मैम, यस मैम. The thing is, now just get used to this practice beta in, because now you are in class 11. आप चीज़ें जितना आप लिखोगे उतना मेमोराइज करने में ज़्यादा इजी होगा, बिकॉज द रिटन थिंग्स हैव a better memory in your mind. Okay, so keep on writing up the things, don't miss out the important notes and all that. It will help you out when you are preparing the chapter and preparing for MCQs and all that. Okay, so once because this chapter gets over, you will be having tests and practice sheets and all that. So you should know that सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है ना, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि जस्ट गेट दिस इन माइंड, जो आपको नीट के लिए बोलते हैं ना, नीट के लिए स्पेशल चीज़ पढ़ाना, वो आपको चैप्टर के साथ ही पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, जो नीट में जो नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको साथ में ही पढ़ा दी जाएगी. कुछ चीज़ें जो रहेंगी, जो आप जब एंड ऑफ द 2 इयर्स जब आपके हो जाएंगे, तब हम उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी पीछे से और बाकी सारी चीज़ों का एडिशन होगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो बदल जाएंगे, और या न्यू एडिशंस होंगे, तो हम वो सब चीज़ें आफ्टर 2 इयर्स एट द एंड जब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग नीट, उस टाइम हम ऐड करवा देंगे आपको. बट अभी जो चैप्टर चल रहा है वो नीट लेवल पर ही है. आपको जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन के उसमें दिया जा रहा है या बताया जा रहा है, वो नीट को कंसिडर करके ही बताया जा रहा है. सो मेक श्योर कि आप जो नोट्स हैं वो उसी हिसाब से प्रिपेयर करें. इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. ओके, shall I change the slide? यस मैम, यस मैम. This you have copied? यस मैम. Okay, now this one. So derived lipids. Derived lipids, अब just understand, then write it down. Okay. First see this, that ये एक अलग ही टाइप के लिपिड्स है. इनका स्ट्रक्चर जो है, जो अभी आपने जो फॉर्मेशन पढ़ा, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड की कॉम्बिनेशन से लिपिड फॉर्मेशन होती है, इसमें फैटी एसिड्स ही नहीं है. ठीक है, ये अलग ही टाइप के लिपिड्स हैं जिसमें फैटी एसिड की प्रेजेंस ही नहीं है. So very important note of it that fatty acids are not present in them. Still they are considered as lipids, because in biology there will always be an exception. कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी जो अलग सी होंगी, कुछ अलग कर रही होंगी, लेकिन वो जनरल कॉमन क्लासिफिकेशन में ही काउंट होंगी. ये बिहेव लिपिड की तरह करते हैं, इसलिए ये लिपिड्स में क्लासिफाई होते हैं. स्ट्रक्चरली दे डोंट हैव एनी सिमिलैरिटी लाइक नॉर्मल सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. ओके, सो टू टाइप्स ऑफ देयर जो इसके हैं. फर्स्ट इज स्टेरॉल्स. डिराइव लिपिड्स के फॉर्म स्टेरॉल्स है, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस होती है. कार्बोक्सिल एंड कीटोन ग्रुप आर एब्सेंट इन देम. एग्जाम्पल्स इफ यू से कोलेस्टेरॉल, एर्गेस्टेरॉल. ठीक है, स्टेरॉल उसके
सफिक्स में ही आप देख सकते हैं. So these are the special type of derived lipids. कोलेस्टेरॉल जो हमारी बॉडी में होता है, ergosterol is also one of the type of the biomolecule which is found in our living organisms. Okay, and then come another type is steroids. First is sterols, second is steroids. These are found in animals, कंटेन ओनली कार्बोक्सिल और कीटोन ग्रुप. या तो उसके अंदर कार्बोक्सिल होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा, दोनों में से एक ही होगा. एग्जाम्पल कॉर्टिसोन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑल दीज हार्मोन्स आर कंसिडर्ड एज स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स आई थिंक आप वर्ड बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स पर्सन या जिम जहाँ पर लोग जाते हैं तो स्टेरॉइड्स लेते हैं. अगर आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह अच्छे से देखते हो या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, आपको पता होगा ये चीज़. डू यू नो दिस? Yes, ma'am. Okay, so people take steroids to build up their body as they wish, and especially the sports persons and all that, they are involved in taking artificial steroids in them. But हमारी बॉडी खुद स्टेरॉइड बनाती है, और इसमें से एक दो एग्जांपल्स आपको लिख के दिए हैं. कॉर्टिसोन. कॉर्टिसोन इज वन ऑफ द हार्मोन which is being produced by our adrenal cortex, and क्या काम करता है वो आप बाद में पढ़ेंगे. वो एंटी एलर्जिक वगैरह है इस हार्मोन का थोड़ा सा सिस्टम. एंड प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन इज अ फीमेल हार्मोन responsible for many of the things, menstruation cycle, pregnancy, delivery, सभी में involved है. Okay, so at that time you should, when we will take this chapter, you will understand it. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. So next, see this. Monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids are there. ठीक है, sorry, it should be unsaturated. Just make the correction over here. Okay, unsaturated. Now see this. As we have studied, हमने देखे saturated fatty acids and unsaturated fatty acid हम शुरू के fatty acid classification में ही देख चुके हैं. ठीक है. नाउ सी दिस, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड जो आपको देखना है, दैट पार्ट यू शुड नो. आपको क्लियर है ना सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वगैरह? कौशिक जी? Yes, ma'am. हाँ, Yes, आप ma'am. क्योंकि लास्ट क्लास से हो, आई थिंक आपको क्लियर होगा. ठीक है. सो सैचुरेटेड मीन्स विदाउट डबल बॉन्ड. इसमें एक भी डबल बॉन्ड की प्रेजेंट नहीं होती. विदाउट डबल bond. Not regarding this, don't consider this one because this is COOH, the last terminal part of it. Okay, तो ये आपको जैसे हमने कि लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो पूरा चेन है वो सिंगल बॉन्ड से फॉर्म होता है, एंड ऑल द वैलेंसीज ऑफ द कार्बन आर completely fulfilled. There is no space for anything. So they are called as saturated fat. बट अनसैचुरेटेड अगर हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, विदाउट डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस नहीं हो. बट यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज देयर. इट इज देयर. ओके, दैट मेक्स इट अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक हो सकता है, एंड इट हैज टू बी मेड, मतलब हर पॉलीमर खुद को सिंगल बॉन्ड से मेंट करने के लिए ट्राई करता है. सो दैट इज कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड. एक बॉन्ड फॉर्म हो गया है तो मोनो अनसैचुरेटेड. पॉली अनसैचुरेटेड बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, मतलब 5 6 3 4 मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स अगर कार्बन कार्बन के बीच में, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अब आप, अगर मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बोला था कि जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हो और अपने जब खाने का सामान खरीदते हो तो आप एक्सपायरी डेट देखते हो, प्राइस देखते हो, कभी कंटेंट भी देखा करो, या उसमें आप जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कभी उस चीज़ को देखना. जो आप स्पेशली जो पैकेट फूड्स खाते हो आप, जो ये चिप्स एंड व्हाट यू से दैट कुरकुरे सुरकुरे जो भी आइडियाज, many of these things are there. Okay, just see to this that उसके पीछे आप कभी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को देखना.
डेफिनेटली उस पर लिखा होगा सब कुछ अच्छा ही है, बट द थिंग इज when you come to know all regarding all these things that जब आप अपनी मम्मा के साथ जाते हो शॉपिंग के पर स्पेशली इन द मॉल्स यू गो एंड यू सेलेक्ट फॉर द कुकिंग ऑयल, आप कुकिंग ऑयल की सिलेक्शन अगर घर वहाँ करते हो तो सी टू इट कि आप जो खरीद रहे हो वो कैसा है। ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट व्हेन यू गो फॉर द वैल्यूज उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मोनो पॉली इन सब की वैल्यूज लिखी हुई होती है। हैव यू सीन इट? यस मैम, देखा ओके, है। सो व्हेन यू सी देम, सो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं बिकॉज उनको डबल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इट टेक्स योर मेटाबॉलिज्म, इट hinders your metabolism a lot, so that makes your body little bit आपको ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है और ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। सो यू हैव टू सी दैट सिंगल बॉन्डिंग ज़्यादा बेटर है। ओके, एंड इफ यू गो फॉर दीज मोनो अनसैचुरेटेड भी फिर भी ठीक हो जाता है अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट पॉली अनसैचुरेटेड की वैल्यू अगर ज़्यादा है दैट मीन्स न्यूट्रिशनली it is going down. Okay, so you have to see that what you're buying, what you're eating, because your mother doesn't know it. She what या आपके जो फादर है या जो भी है, अगर आपके फैमिली में अगर वो इस बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो what they will see, they will definitely see for expiry and they will see for MRP or then the discount, nothing else they will be observing. So being biologist you should know that what you are buying, what you are eating, and is why the बोलते हैं ना कुछ लोग कि हम थोड़ा खाते हैं और मोटा हो जाते हैं, तो व्हाट दे आर ईटिंग स्पेशली कभी कभी ये भी होता है कि आप डाइट में गड़बड़ चीजें खा रहे हो तो थोड़ा खाने से मोटा हो ही जाओगे। Understood this? So that part you should know. So that regarding mono unsaturated and polyunsaturated fatty acids. Then cis and trans, ये देख रहे हो cis फैट मॉलिक्यूल, ट्रांस फैट मॉलिक्यूल। अगर आप एडवर्टीजमेंट थोड़ा ध्यान से देखते हो तो आप उसमें देखते होगे कि इसमें ट्रांस फैट 0% है, ऐसा लिख के आता है। या आप कोई पैकेट्स के पीछे देखोगे तो ऐसे लिखा होगा नो ट्रांस फैट प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द रीजन इज, can you see something over here? This one, a very important डबल part. बॉन्ड। Yes, first of all double bond and the place of hydrogen. Can you see this? cis में यस दोनों मैम। एक तरफ है और ट्रांस में जो है वो दोनों ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के। ठीक है, तो जो ये ट्रांस वाला है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो व्हाट हैपेंस दैट ये जो आप समोसे कचौरी और ये सब जो खाते हो तो एक्चुअली क्या होता है, जो ये जो रोड साइड या मतलब होटल्स भी, जो बड़े होटल्स हैं वो भी अंदर किचन में क्या करते हैं यू डोंट नो। ओके, तो क्या होता है एक्चुअली दे यूज द सेम ऑयल फॉर कुकिंग होल डे। ओके, एक ही ऑयल से वो बहुत सारी चीज़ें कुक करते हैं। अब उसमें होता है क्या है कि कुकिंग जब होता है तो ऑयल को हीट किया जाता है, हीट काम खत्म हो जाने के बाद उसे फिर से ठंडा कर दिया जाता है, बंद हो जाता है, दुकान बंद हो गई, कस्टमर नहीं है, बंद कर दिया। फिर वापस नीड है, वापस उसी ऑयल को हीट किया, फिर से उसमें कुकिंग किया, फिर बंद कर दिया। थिंग्स लाइक दिस हैपेंस कंटिन्यूअसली। अगर ये जो चीज़ है आप दो एक दो तीन बार ऐसे कंटिन्यूअसली होती है या कंटिन्यूअसली कुकिंग एक ही ऑयल में हो रहा है तो क्या होता है, जो सिस मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो ट्रांस जो मॉलिक्यूल है मतलब वो ऑटोमेटिकली इट हैपेंस बिकॉज कंटिन्यूअस हीट जो है वो उसके स्ट्रक्चर को डीनेचर करता है, मतलब हिंडर करता है, और उसकी वजह से सिस मॉलिक्यूल ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ट्रांस फैट जब बन जाता है तो वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसी की वजह से जो जब ट्रांस मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में जमने लगते हैं तो
आप हमारी बॉडी, यू नो दैट हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी नीड कोलेस्ट्रॉल सरवाइव करने के लिए। आपने सुना होगा कि अरे उस आदमी को कोलेस्ट्रॉल है मतलब वो बीमार है। बट द थिंग इज बीइंग बायोलॉजिस्ट, अब आप ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करोगे। आप क्या यूज करोगे? हमें गुड कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट ट्रांस फैट जो है, अगर जब वो हमारी बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल की जगह बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, हार्ट अटैक क्रिएट करता है, ब्लड को पास नहीं होने देता है। ये सारी चीजें डेवलप करता है ट्रांस फैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल वी नीड, वी आर इन द नीड ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज। ओके, गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत हर किसी को होती है। रीजन, आपने सुना होगा ना, धूप से विटामिन डी मिलता है। अभी तक ऐसा सुनने में आपने जो सुना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दिस इन माइंड, धूप से आपको कोई विटामिन डी नहीं मिलता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी इनएक्टिव विटामिन डी होता है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, जो हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, उसी के अंदर विटामिन डी जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट वो इनएक्टिव होता है। ओके, सॉरी, वो इनएक्टिव होता है। क्योंकि वो इनएक्टिव होता है, इसीलिए जब आप, स्पेशली जब सनराइज हो रहा होता है सुबह एकदम एक्सट्रीम, जब एकदम स्लांटिंग हल्की हल्की धूप आती है, ठीक है, तब उस धूप में ये विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इट गेट्स एक्टिवेटेड and that makes provides vitamin D to your bones and blood and all that। और वो विटामिन डी कब मिलेगा आपको? जब आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस होगी, तभी वो विटामिन डी जो है वो ये सारा काम कर पाएगा। सो कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत हमें बहुत है। कैसे कोलेस्ट्रॉल की? गुड कोलेस्ट्रॉल। बट जब आप ये ट्रांस फैट खाते हो तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने लगती है। ओके, आप एक और वैल्यू पढ़ते होगे, एल डी एल, एच डी एल, ऐसा कुछ पढ़ते होगे। लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड। ओके, सो दैट व्हेन यू स्टडी, सो हाई डेंसिटी लिपिड्स जो होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल्स में आते हैं। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आप नॉर्मल जो फूड पैकेट्स होते हैं या आपके घर में जो भी राशन आता है ना बेटा, ऑयल, घी, या फिर रेडी टू ईट फूड, और ये जो भी आपका मैगी वैगी जो भी आता है, उस पर ये सारे वैल्यूज लिखे होते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हो बीइंग बायोलॉजिस्ट, you should go and just flip your packets and you can see there कि उसमें सिस का वैल्यू क्या लिखा है, ट्रांस का क्या लिखा है, एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या है, फिर पॉली अनसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड है, ये सारे वैल्यूज उसमें लिखे हुए होंगे। सो दैट पार्ट इफ यू आर अवेयर ऑफ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हेल्थ की बात हो भी रही है या नहीं हो रही है। सो दिस शुड नॉट बी टेकन फ्रीक्वेंटली। इसलिए रोज समोसे, रोज कचौड़ी, या रोज वो रोड साइड बर्गर, वड़ा पाव, ये सब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांस फैट आपकी बॉडी में देता है। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अगर आप ऐसा ये जो मॉलिक्यूल खाते हो तो आपका पेट भी अपसेट हो जाता है कई बार, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और करता है तो लूज मोशन हो जाता है। So that type of things should be avoided, and this is what regarding the cis and trans unsaturated fatty acids is. Is there any doubt till over here? No, ma'am. Okay, No, ma'am. good. So that is how these things should be understood regarding मैम lipid. सिस का स्ट्रक्चर में एच दोनों साइड ही ऊपर रहता है और ट्रांस में एच एक ऊपर एक नीचे। Yes. इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ना ये? Yes, this is the structural difference and that leads to the many मतलब जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुका है अब, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस आपके बॉडी में जनरेट करता है। इट इज़ नॉट गेटिंग इजीली डाइजेस्टेड बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल। तभी आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग क्योंकि बहुत यंग हो, आपको शायद ये फील नहीं भी होता होगा,
बट जो थोड़े से बड़े लोग होते हैं घर में, अगर वो बाहर का चीज़ खा लेते हैं तो बोलते हैं कि पेट हैवी हो गया, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में ये पर्टिकुलर जो है चीज़ वो बहुत ज़्यादा चली गई है, अब बॉडी को डाइजेस्ट करने में उसे टाइम लगेगा। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, so this thing you should know. Any query, any other thing? Then shall I proceed then? Yes, ma'am. Okay, so next is biological importance of lipids. I'm going to write them down and make you explain everything, make you understand everything. So first of all, see this, that lipids, they release highest amount of energy more than even carbohydrate. ओके, ऑलमोस्ट डबल। कार्बोहाइड्रेट आप वो केमिस्ट्री में डेफिनेशंस पढ़ते होंगे, 1 जूल, किलो जूल, ऐसा कुछ डेफिनेशंस पढ़े होंगे आप, पढ़ रहे हो? Yes, ma'am. Joule. जूल वगैरह, हीट, हीट का यूनिट है, और Yes, ये ma'am. सब चीज़ें पढ़ रहे हो, Ma'am, calories. कैलोरीज एंड ऑल दैट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी देता है, अ, वो उससे, लिपिड जो है उससे डबल एनर्जी देता है उतने ही अमाउंट में। बट हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे और लिपिड से काम चल जाएगा। स्पेशली अगर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो मोटे हैं, बहुत सारा फैट है हमारे अंदर, हमको तो वीकनेस लगेगी ही नहीं। इस तरीके से लोगों का थोड़ा सा मतलब मेंटालिटी रहता है। बट द थिंग इज, जो लिपिड है, जो डिराइव्ड लिपिड है, ओके, दैट हैज़ टू बी, ये जो पूरा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज करता है वो बहुत ऑलमोस्ट डबल देन कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारी बॉडी जो है, कार्बोहाइड्रेट क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो लिपिड को वो सेकेंडरी सोर्स रखता है। मतलब जैसे आप कंटिन्यूसली फास्ट करते हो, बहुत दिन से कुछ खा नहीं रहे हो, रेगुलर नहीं खा रहे हो, देर से खा रहे हो, टाइम टेबल वेरिएशन है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी के पास क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता नहीं है जमा, तो वो क्या यूज़ करने लगता है, स्टोर्ड लिपिड्स। तभी बहुत सारे लोग जो है वो उपवास करके दुबले हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। रीज़न जो है वो यही है कि जो लिपिड्स है वो फिर सोर्स बन जाता है एनर्जी का। तो जहाँ पे भी लिपिड है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देगा। अंडरस्टूड दिस? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. fine. So that is what you have to understand. Then lipid जो है वो पर्टिकुलरली खुद तो इनसॉल्यूबल है, ठीक है, वो इनसॉल्यूबल इन वाटर। ओके, सो कैन बी स्टोर्ड इजीली इन आवर बॉडी। ओके, एनिमल्स, ह्यूमन, सभी की बॉडी में वो इजीली स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं है। सॉल्यूबल होता तो जल्दी यूटिलाइज कर लेती है हमारी बॉडी, लेकिन क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं है तो बॉडी उसको धीरे 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 यूटिलाइज करती है। ठीक है, एंड मीन्स जब भी आपको रिक्वायरमेंट है तब वो स्टोर्ड लिपिड यूज हो सकता है। देन अनदर थिंग इज दैट इट प्रोड्यूसेस इंसुलेटिंग लेयर। ओके, इंसुलेटिंग लेयर बनाता है, इसलिए बोलते हैं, अगर सी आई कांट सी यू पीपल, बट द थिंग इज व्हाट एवर आई एम सेइंग इट इज नॉट मेकिंग, किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं है। बट आपने देखा होगा कि जो लोग मोटे होते हैं उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ठंडी जल्दी नहीं लगती है, क्योंकि उनके पास इतने सारे फैट के लेयर्स हैं
जो वो धीरे धीरे बर्न होते रहते हैं और उनकी बॉडी में गर्मी प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई लिपिड गिव्स द इंसुलेटेड, जो एक जैकेट की फॉर्मेशन है, वो करके दे देता है हमारी बॉडी में, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके। पोलर बेयर्स और बेयर्स, जितने एनिमल्स हैं जो ठंडी जगह पर रहते हैं, उनमें सभी में ये जो लेयर है वो स्किन के तुरंत नीचे प्रेजेंट होती है। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके। सिमिलरली आपने न्यूरॉन्स पढ़े होंगे, नर्व सेल पढ़े होंगे, पढ़ा था नर्व सेल? Yes, ma'am. ओके। जो नर्व सेल्स आपने पढ़े हैं, तो जो नर्व सेल्स में माइलिन शीथ होती है, ये भी पढ़ी होगी। Yes, ma'am. माइलिन शीथ, दिस माइलिन शीथ के आसपास जो लेयर बनती है वो भी लिपिड की होती है, क्योंकि वो क्या करती है, जो भी आपकी ब्रेन से जो भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो इधर उधर नहीं भाग जाए, क्योंकि नर्व सेल जो है वो इस तरीके से होगा। ओके, बहुत सारे नर्व सेल्स होंगे। सिमिलरली इधर भी एक और नर्व सेल होगा। ओके। जो ये नर्व सेल्स हैं वो आपस में ये जो उनको पास नहीं करने चाहिए। वॉट एवर जो भी पासिंग ऑफ मैसेजेस है वो डायरेक्टली फ्रॉम वन एंड टू अदर पॉइंट, इट शुड नॉट गो समवेयर एल्स, so that is provided by this insulating layer. Then what we you say that प्रोटेक्टिव कवरिंग है आपकी बॉडी का, शॉक एब्जॉर्बिंग है, अगर आपके अंदर थोड़े से लिपिड लेयर्स होते हैं तो जल्दी चोट भी नहीं लगेगी। ठीक है। देन लिपिड इज ऑल्सो प्रेजेंट, वैक्सेस जो होती है वो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लीव्स जो है बहुत शाइनी होती है। Ma'am, cuticle. हाँ, yes, cuticle, they are also made up of lipids. Then lipid is one of the best solvent, okay, acts as a solvent for vitamins A, A, D, E and K। ओके। ये फैट्स, विटामिन जो है ए डी ई आर फैट सॉल्युबल, सॉरी नॉट के, बेसिकली दी ए डी ई आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आपकी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई वो पूरी तरह से कंप्लीट तभी होगा जब आपके बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत लिपिड की प्रेजेंस होगी, तब। ठीक है। सो दैट इज पार्ट, दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। फिर लिपिड बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फिर कई सारे जो ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन हैं, सभी का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट है एक तरह से। ओके। एंड कुछ एंजाइम्स हमारी बॉडी में वो ऐसे काम ही नहीं करते, उनको लिपिड ही चाहिए काम करने के टाइम पर। सो सम ऑफ द एंजाइम्स आर लिपिड, डिपेंड्स ऑन द लिपिड फॉर देयर एक्टिविटी एंड ऑल दैट। एंड some hormones, uh, all these things, vitamin D and vitamin E, all these things are present, and you should, uh, all these things are responsible for so many metabolic activities of our body. Okay, so that is what you should know regarding the biological importance of lipid. Anything else? Any doubts?
नो मैम। Okay, so that is what regarding lipids is. Just go through your textbook once. आपको अगर यहाँ तक कुछ ऐसी चीज है जो समझ नहीं आई हो तो प्लीज मार्क इट. Any doubts? मैम मैल्टोज का स्ट्रक्चर में डाउट था। किसमें? सब मैम मैल्टोज का जो स्ट्रक्चर था उसमें मतलब H और O का जो बॉन्डिंग है ना मिडिल में, मैम उसमें डाउट हो रहा है कैसे हो रहा है वो। कार्बोहाइड्रेट्स ना, कार्बोहाइड्रेट्स में डाउट है आपको? यस मैम, डाइजेशन का करेंगे। ओके, ठीक है, लो मैं आपको करवा ही देती हूँ. तो जब रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, this is how it is being formed. यस मैम। ओके, देन दूसरा भी इसी तरह से बनेगा. माल्टोज इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। rest of the things I am not drawing. You have doubt over here? नो मैम। Then मैम जो ऑक्सीजन मैम मिडिल में जो हो रहा है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उसमें वो कैसे फॉर्मेशन हो रहा यहाँ पर ना. है? यस मैम। Okay, fine. So what you have over here that H OH ऐसे होता है. यस मैम। फर्स्ट कार्बन पर यस मैम। एंड फोर्थ कार्बन पे भी वो सेम कंडीशन है. यस मैम। ओके, देन व्हाट हैपेंस इज दैट जब भी दोनों ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज and alpha glucose, both of them are coming nearby each other to form the maltose. At that time bonding किसके बीच होती है? फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में. ठीक है, तो जब दोनों बॉन्ड होंगे दे आर दे आर डिजाइन टू रिलीज वन H2O. जब भी दोनों पास में आएंगे तो क्या होगा? वन H2O हैज टू बी रिलीज. ठीक है, तो वन H2O जब रिलीज होगा ये पर्टिकुलर जगह पर अगर बॉन्डिंग होती है इस तरीके से, ठीक है, सो एच एच H2O रिलीज हो जाना चाहिए. तो H2, ये वाला H रिलीज हो गया, ये वाला H रिलीज हो गया, तो H2 मिल गया आपको. यस मैम। और एक ऑक्सीजन रिलीज हो गया, H2O रिलीज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, बट एक ऑक्सीजन बच गया तो वो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक. ओके मैम। ओके अभी मैम। समझ और फर्स्ट मैम और अल्फा ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना चाहिए ना, तो वो सिंगल बॉन्ड क्यों बना रहा है? मतलब पहले में तो वो एल्डिहाइड फॉर्म करेगा ना, तो सी लाइक एच ओ डबल बॉन्ड होना चाहिए। यस मैम, तो डबल बॉन्ड होना चाहिए सी और ओ में। व्हाट तो यू आर सीइंग दैट रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन आपने उस दिन समझी बेटा? जब भी रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है तो कैन यू सी दैट ऑक्सीजनेटेड हो जाता है रिंग स्ट्रक्चर. यस मैम। तो हियर द थिंग्स विल चेंज. इज इट क्लियर टू यू? ओके मैम। ओके, और ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसको पायरनोज रिंग्स बोलते हैं. और जो पेंटागोनल जो हमने फ्रक्टोज का बनाया था उसको फ्यूरानोज बोलते हैं. फ्यूरानोज रिंग, पायरनोज रिंग. इज इट क्लियर टू यू? तो पायरनोज मतलब जब हेक्सागोनल बनता है कोई भी हेक्सोस, और फ्यूरानोज मतलब हेक्सोस जब पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको फ्यूरानोज बोलते हैं. ये चीज समझ में आई? यस मैम। ओके,
अच्छा, अगर आपको अभी भी अगर इस चीज में डाउट है ये रिंग स्ट्रक्चर में, तो जस्ट आप गूगल में बेटा डाल सकते हो कि लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो कैसे रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, उसका एक वीडियो देख लो। ओके मैम। ओके, यू विल हैव द मैम क्लियर। लीनियर तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से, बट रिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। रिंग एक्चुअली क्या है कि व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू होल्ड द फर्स्ट कार्बन, और आपको टेल वाला कार्बन जो है वो यहाँ तक लेकर आना है बेटा। ओके, ओके एंड व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इट, तो हर कार्बन पे जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके से एंगल्स के बीच में फॉर्म होता है, और इस दोनों के एंड्स को जोड़ने के लिए इस ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है, क्योंकि वी नो दैट सिक्स कार्बन इज समवेयर हियर, सो इट इज नॉट गेटिंग ओवर हियर, यहाँ तो आया नहीं, तो ये जो एंड को अटैचमेंट देना है वो इस ऑक्सीजन की वजह से होता है। ये चीज समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो यू मैम जस्ट वो ऑक्सीजन ही डाउट था कि ऑक्सीजन क्यों आ रहा है। हाँ, वो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और उस वजह से वो रिंग फॉर्मेशन करता है, तो फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्डिंग होती है और टेल वाला जो होता है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो ओके फिफ्थ, मैम। जब वो बॉन्डिंग आप यही सेम चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि यू हैव टू होल्ड द फर्स्ट कार्बन, फॉर्म द रिंग, और टेल कार्बन आपको छोड़ देना, तो 5 कार्बन से आप जब रिंग फॉर्म करोगे तो एक ऑक्सीजन की एडिशन होगी टू फॉर्म दैट होल रिंग। ओके, तो ये आप चीज आप गूगल करोगे तो आपको बड़े अच्छे से एनिमेटेड वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे देखने के। ओके मैम। ओके, जस्ट सी टू इट। नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू यू? यस मैम, यस मैम। Okay, fine. Just see to this. Then lipids we are done. Anything in lipids, if you have doubt from your textbook, then you can ask me. आप जो भी हम पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं बेटा, वो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो? यस मैम। ओके, तो आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो कैन यू रिलेट दैट वॉट एवर इज गोइंग इन द क्लास, आर यू कमिंग यस मैम। that on the यस track, मैम। you are getting it? Good. So if that is okay, then slowly you will come to मतलब बेटा इस मोड पे, जो 11 साइंस का मोड है ना, वो थोड़ा पेस पे आने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो जो रिंग्स फॉर्म करना, लीनियर फॉर्म करना, वो थोड़े आ जाएगा, आप डोंट वरी, अगर आपको थोड़ा बहुत भूल भी जाते हो पढ़ के तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इट विल कम अप। ओके, ओके मैम। okay, so shall we start with the proteins? यस मैम। ओके, सो प्रोटीन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स है। जस्ट आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ब्रेक, हैव इट, एंड देन वी विल रीजॉइन। मतलब रीजॉइन मतलब आप यहीं रहिए, आप ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट। ठीक है, ओके मैम।
Shall we begin, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Okay. So, regarding lipids, we have done. Now the proteins. Okay. So, first of all, proteins जो हैं वो हमारे जैसे आप वो गैसेस के बारे में पढ़ते हो ना कि अर्थ पे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद बाकी सारी गैसेस का परसेंटेजेस पढ़ते हो। बस उसी तरीके से बायोमोलिक्यूल्स आपको जानने हैं कि जो प्रोटीन्स है वो हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड को अगर हम देखते हैं तो प्रोटीन एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो हर जगह हर किसी कंडीशन में प्रेजेंट है। दैट इज व्हाट इज अमेजिंग थिंग रिगार्डिंग द प्रोटीन इज। आप बहुत जान के आपको बहुत अलग सा लगेगा क्योंकि यू नो एक जो ये आज आजकल आप जो वायरसेस सुन रहे हो कोरोना एंड ऑल दैट ऑल दीज थिंग्स कि वो आरएनए वायरस है। अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर या थोड़ा सा साइंटिफिक डिटेल्स पर ध्यान देते हो तो आप सुनते होगे कि आरएनए वायरस है या ऐसे कुछ कुछ सुना होगा। आपने नहीं सुना है कोई बात नहीं, बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते हैबिट में आ जाएगा। आप ये सब चीजें अपने आप आपको आंखों के सामने आ जाएगी। ठीक है। तो एक चीज समझनी है कि आपको प्रोटीन का एक छोटा सा मॉलिक्यूल, एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्रोटीन वो भी इस पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा सकता है, इतनी ताकत रखता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सबसे पहली चीज तो ऐसा कंटेंट है जो हमारे यहाँ हर चीज में प्रेजेंट है। हमारी स्किन जो है प्रोटीन है, हमारे मसल्स प्रोटीन है, हमारे नाखून बाल सब कुछ प्रोटीन है। ठीक है। जो हम जो हमारा जो बेसिक जो सब चीजें हैं, ठीक है, वो सब चीज ज्यादातर प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि प्रोटीन कितनी वाइड चीज है। चाहे वो प्लांट, अगर प्लांट्स में देखो, चाहे वो आप एनिमल्स में देखो, चाहे वो हम में देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखो, बैक्टीरिया वायरस किसी को भी देखो, वो सभी के सब प्रोटीन से बने हुए हैं। सो प्रोटीन है जो एक बहुत बोलते हैं ना एक मिस्टीरियस गेम खेलता है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत वाइड टॉपिक है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेड अप, हमने जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। लिपिड भी आपने ऐसे ही पढ़ा, रेशियो वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। बट प्रोटीन्स जो है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर से बना है। सल्फर भी उसका एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब प्रोटीन जो है वो एक छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है। उस यूनिट को हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। जस्ट होल्ड ऑन।
फाइन। सॉरी आप को ये मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ बिकॉज टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा स्लो हूँ उसके साथ। ठीक है। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है बेटा वो छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है प्रोटीन। ये प्रोटीन का एक यूनिट जो है उसको हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और वो आकर सभी ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पूरे वर्ल्ड में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं। सोचो, सिर्फ 20 जो है वो इतने तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं। मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स आर बीइंग मेड जस्ट आउट ऑफ दीज 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। उनके कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट से ही इतने सारे टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं। आप इमेजिन करो कितना वाइड इसका वेरिएशन है और कितना ज़्यादा ये बोल सकते हैं आप कि मिस्टीरियस मॉलिक्यूल होगा जो इस आप उसको डिकोड कर कैसे करोगे कि वो 20 से 20 चीज़ें, मतलब आप जो आप पजल खेलते हो ना, जिक्सॉ पजल, उसके सिर्फ 20 यूनिट्स हैं। उन 20 से आप कितनी सारे डिजाइन्स बना सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आप एक्सेप्शंस पढ़ोगे कुछ बुक में कि और दो अमीनो एसिड्स आजकल न्यूली डिस्कवर्ड हैं, वो आप कुछ बुक्स में रेफर करोगे तो आपको मिलेंगे। बट 20 आर द डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर द मोस्ट कॉमन एंड सभी में पाई जाता है। वो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी को भी आप ले लो, सभी में ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से काम कर रहे हैं। ओके, सो ये बहुत ही कमाल के कलाकार है। सेकेंड, प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स नहीं है। जैसे कि हमने स्टार्च पढ़ा था, स्टार्च होमोपॉलीमर है क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 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 ऐड होते जाता है और एक बड़ा सा पॉलीमर बन जाता है जो बोलते हैं स्टार्च। ठीक है। बट ये प्रोटीन जो है वो हेटेरो है, मतलब क्योंकि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड है ना, तो वो किसी भी कॉम्बिनेशन में बाइंडिंग हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोपॉलीमर। ठीक है। 2 points I am highlighting over here, very important, just see to this, that collagen is considered as the most abundant protein in animal world, just world, sorry. Okay, so this thing you should know, most abundant protein in the animals, while rubisco, ये जो नाम है ये आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए बेटा। रिब्यूलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, ये एक टाइप का एंजाइम है। ये कहाँ काम आता है? जैसे जैसे आपके चैप्टर्स बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि रुबिस्को बीच बीच में आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एमेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रुबिस्को, एंड कोलाजन इज द वन विच इज फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल द एनिमल्स। ओके, so that part you should remember. You are writing this or shall I change the slide? मैम कोलाजन इज अ टाइप ऑफ फाइबर नो? Yeah, fibers. Shall I change? मैम ये लिखना, यस मैम हो गया। हाँ। मैम हो गया लिखना। हो गया। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग दिस, दैट सम आर सॉल्यूबल इन वाटर। कुछ प्रोटीन्स जो है वो सॉल्यूबल इन वाटर है, कुछ आर, सम ऑफ देम आर सॉल्यूबल इन एसिड्स, सम आर सॉल्यूबल इन बेस, और सम आर सॉल्यूबल इन डाइल्यूट अल्कोहल आल्सो, कुछ कुछ उसमें भी सॉल्यूबल है। Okay, so these are the specific properties regarding the proteins, so that part you should know. Then keratin, जो आपके नाखून में, बालों में, और एनिमल्स के सींग में, और जो पैरों के उनके जो हार्ड हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं,
नेल्स जैसे, वो सभी में केराटिन प्रेजेंट होता है और वो कभी भी सॉल्युबल नहीं होता है, कंप्लीटली इनसॉल्युबल। इसलिए आपको, आपने अगर सुना होगा कि जो ममीज मिलते हैं 2000 साल पहले के ममी मिले हैं इजिप्ट में या जहाँ पर भी वो डिस्कवरीज होती, तो वो बोलते हैं ना कि अभी भी उसके नाखून जो है वो बढ़ रहे हैं या प्रेजेंट हैं या इस टाइप का आपने यस मैम, सुना, यस मैम। ठीक है, बिकॉज इट्स अ इनसॉल्युबल वन, वो डिकम्पोज ही नहीं हो पाता है, क्योंकि सबसे पहले डिकम्पोजिशन की एक ही कंडीशन होती है कि जो चीज़ जितना जल्दी डिसॉल्व होगी वो उतना जल्दी डिकम्पोज होगी। और कैरेटिन जो स्क्लेरो प्रोटीन बोलते हैं, टाइप ऑफ प्रोटीन है स्क्लेरो, ठीक है, वो हार्ड, स्क्लेरो मीन्स हार्ड, बहुत हार्ड, ठीक है, तो वो ऐसा प्रोटीन है जो सॉल्युबल ही नहीं है, तो उसको डिकम्पोज होने में वी डोंट नो हाउ मच टाइम इट वांट्स, ओके, एंड वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ये प्रोटीन जो है वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग अगर एग खाते हो, ठीक है, तो एग जो आप फोड़ के जो डालते हो वो पूरा प्रोटीन है, जो अंदर जो चीज़ है वो पूरी की पूरी प्रोटीन है, क्योंकि वही चीज़ तो ऑर्गेनिज्म बनने वाला है ना फ्यूचर में, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा प्रोटीन है। आपने देखा है उसको गरम उस पर डालते ही वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ओके, यस मैम। ओके, एंड अगर बहुत कम टेम्परेचर है, अगर आपने सुना होगा कि hen अगर एग ले करती है और उसको वार्म अप नहीं करेगी, ठंडा मौसम रहेगा तो दे विल जस्ट डाई, एग्स विल डाई, वो जो है वो कभी रैप्चर नहीं होंगे, उसमें से यंगवन कभी बाहर नहीं आएगा। सो वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, अगर ठंडा है टेम्परेचर, दैट मीन्स लो टेम्परेचर इज देयर, then proteins become inactive, completely inactive, okay, and if the temperature is high then they denature, denature मतलब उनका स्ट्रक्चर खो देते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ अगर बार बार होगी तो प्रोटीन जो है वो खराब हो जाता है, बट हाँ, अगर प्रॉपर टेम्परेचर अप्रोप्रिएट टाइम पर मिले तो कभी कभी रिवर्स करके सही स्ट्रक्चर पर आ सकता है। एक एग्जांपल दूंगी, क्योंकि यू मस्ट हैव सीन इन योर हाउस, या कौशिकी को ज़्यादा समझ में आता है, गर्ल्स जो है वो बाल स्ट्रेट करती हैं, देखा है आपने, यस मैम। है ना। सी ऑल दीज थिंग्स विल कम अप इन बायोलॉजी, सो हमारा जो डेली लाइफ है वो बायोलॉजी में आएगा ही, सो यू डोंट हैव टू फील शाई, बी ओपन विथ मी, एंड अंशुमन को भी आई थिंक घर में अगर उसके सिस्टर्स हैं या मम्मा है या आंटी या जो भी, कोई तो कुछ करता ही होगा ऐसा, एम आई राइट अंशुमन? Yes, ma'am. हाँ, तो आपने देखा होगा जब बालों को स्ट्रेट करते हैं तो वो जो प्लेट्स हैं वो बहुत हीटअप होती है, वो बहुत गर्म होती है, देखा है, यस मैम। ओके, तो वो जो प्लेट्स हैं वो आप हीट अप करते हो और जब अपने बालों पे लगाते हो तो वो बालों के प्रोटीन को डीनेचर, कैरेटिन को डीनेचर करता है, और डीनेचर करने की वजह से वो स्ट्रेट हो जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो जो है वो स्ट्रेट रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद वो वापस आपका जो बाल है जो अपना स्ट्रक्चर गेन करने की कोशिश करता है, अगर तुरंत नहीं करता है तो कुछ 4-5 घंटे बाद या फिर एक वॉश के बाद वो वापस वैसा का वैसा ही हो जाता है, ठीक है, बट वेन यू आर अप्लाइंग दैट हीट तो यू आर डीनेचरिंग द प्रोटीन्स ऑफ योर हेयर्स, इसलिए बोलते हैं कि बार बार करने से बाल खराब हो जाएंगे, क्योंकि आप डीनेचर कर रहे हो ना प्रोटीन को, बार बार उसके स्ट्रक्चर को जाकर परेशान कर रहे हो कि सीधे हो, जो ऐसा है उसको बोल रहे हो सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। अब आप खुद इमेजिन करो, क्लास में जो सबसे बदमाश बच्चा होता है उसको हर कोई आके बोलता है तुम बहुत बिगड़े हो, तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ, और वो लड़का और चिढ़ के और बिगड़ जाता है, बस उसी तरीके से बाल भी है, आप उनको बार बार स्ट्रेट करोगे तो फिर से बिगड़ जाएंगे वो, ठीक है, सो दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू टेम्परेचर, को किसी भी कंडीशन में आप इवन खुद को एग्जामिन करो अगर, तो आपको जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आपने देखा होगा कि आपके कई सारी चीज़ों के लिप्स के और यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज होने लगता है, देखा है बहुत ज़्यादा अगर ठंड कभी एक्सपीरियंस किया है, एंड यस मैम। इफ यू आर विजिटिंग सम हिल स्टेशन और समथिंग,
तो यू फील के ब्लूइश हो जाना हाथों का या पैरों का, ये सब चीज़ें जो है क्योंकि आपका जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो रहा है एंड दैट लीड्स टू द ब्लूइश जो कलर चेंज है वो हो जाना। और जब आपको बुखार आता है, ठीक है, तो आप बोलते हो ना कि बुखार आता है तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि हाई टेम्परेचर आपके प्रोटीन बॉडी के प्रोटीन को डीनेचर कर रहा है, तो उसकी वजह से आपकी जो खड़े रहने का जो स्टेमिना है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट स्टैंड व्हेन यू आर हैविंग अ हाई फीवर। ठीक है, तो देखा टेम्परेचर कितना सेंसिटिवली उसके साथ प्ले करता है प्रोटीन्स के साथ। So that is why very sensitive to the temperature and destroyed when exposed to UV and X-rays। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्सरेज में आप उसको एक्सपोज करोगे वो तुरंत ही डिस्ट्रॉयड गेट डिस्ट्रॉयड, और या तो फिर वो पूरी तरह से उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। एक एग्जांपल आपको दूंगी कि आपने अगर एक्सरे रूम्स देखे हैं, जब भी आप लोग कभी विजिट किए होंगे लैब्स वगैरह में या डायग्नोस्टिक सेंटर्स में या किसी हॉस्पिटल में, तो आपने वहां पर लिखा होगा कि चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स आर नॉट अलाउड। हैव यू सीन इट? बोर्ड नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, अब की बार पढ़ लेना जब भी विजिट कर। भगवान अभी आपको कोई विजिट ना करना पड़े, लेकिन बट जब भी आप अब क्योंकि बीइंग अ बायोलॉजिस्ट यू शुड नो द थिंग्स अराउंड यू। ठीक है, ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपको इंटरेस्ट तभी आएगा बायो में, तभी आपको मजा आएगा कि देखो ये मुझे पता है और मेरे आसपास वालों को मैं ये चीज बता सकता हूँ बिकॉज दे आर अनअवेयर। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ें आपको हाफ ऑफ द टाइम आपको ऐसा भी लगेगा कि कितनी अच्छी बात है जो मुझे पता है, ये सब चीज़ें मेरे लिए ये चीज़ नॉर्मल है। ठीक है, दैट्स व्हाई डॉक्टर्स आर स्पेशल, दे नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर बॉडी। ओके, सो व्हेन डिस्ट्रॉयड प्रेग्नेंट वुमेन्स को एक्सरे रूम्स के पास या रेडिएशन रूम्स के पास जाना अलाउड नहीं होता है। रीजन, क्योंकि मदर के वम्ब में जो मदर्स होती हैं, जो दोज हु आर प्रेग्नेंट, they have a baby, a fetus living inside them and that fetus is continuously in the formation stage। वो हर एक वीक हर एक डे में उसके अंदर जो है चेंजेस हो रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंट, और ये जो पूरा फीटस है ये कंप्लीटली द लॉग ऑफ प्रोटीन, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। तो जब क्या होता है, जब अगर आप एक्सरेज और किसी रेडिएशन रूम में कंटिन्यूअसली अगर वो मदर जो है, ये जो मदर है वो एक्सपोज रहेगी, तो वो रेडिएशन पास होकर इस फीटस को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड मदर जो है वो मिसकैरेज को फेस करेगी। ठीक है, दैट्स वाई प्रेग्नेंट वुमेन्स को एक्सरेज अलाउड नहीं होते। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को कहा जाता है कि ठीक से चलो, ट्रैवलिंग बहुत अवॉइड करो। रीज़न कि अगर उनको कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो जाएगा तो उनका एक्सरे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दे हैव अ लाइफ इनसाइड देम। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट इज दैट ये जो प्रोटीन्स है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक, आई थिंक आप केमिस्ट्री में ये शायद वर्ड पढ़ रहे होगे या पढ़ने वाले होगे। पढ़ रहे हो आप लोग? यस मैम, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो है ना? तो जो चीज एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती है वो एम्फोटेरिक होती है ना? एम आई राइट? यस मैम। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जो मुझे आता है उसके हिसाब से। सो both of they can behave as acid, they can behave as base, because इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। So that's why they are amphoteric in nature. I will show you the structure, then you will come to know regarding that. So this one, can you see chemical structure of amino acids? यस मैम। Okay, so carbon is there over here. One side it has carboxyl group, one side it has amino group, one is hydrogen, and this is the R group। R group क्या है वो अभी मैं आपको बताती हूँ, बट कार्बोक्सिल और NH दिस अमीनो ग्रुप यू अंडरस्टैंड ना, ये कार्बोक्सिल जो है वो नेगेटिव है
और NH जो है वो पॉजिटिव है, ये तो पता होगा आपको। यस ओके, सो कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप दोनों की ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जब एक अमीनो एसिड जो है वो दोनों चीजें बेयर करता है अपने पास, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ये दोनों की वजह से ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। प्रोटीन जो है वो एम्फोटेरिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड से बना है, बहुत सारे अमीनो एसिड से बना है, दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, नाउ द आर ग्रुप। आर ग्रुप मतलब इसमें इस जगह पर, मतलब ये मैथ का एक्स है, जो आप मैथ्स में एक्स पढ़ते हो ना, एक्स कुछ भी हो सकता है, वैसे आर ग्रुप जो है वो कुछ भी हो सकता है। रैंडम फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी अटैच्ड ओवर हियर एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम Okay, that leads to the formation of 20 different amino acids. See मैम this? बेसिकली आर तो अल्काइल ग्रुप होता है ना। No, here it is not alkyl beta. R यहाँ पर मैथ का x समझो, ओके मैम कुछ भी random. Okay, so see this. Now, as we are talking about 20 amino acids, just see this. I am giving you one classification based on its requirement in our body. देखो ये सारे नाम हैं अमीनो एसिड्स के, ठीक है। कैन यू सी देम? यस मैम ये सब आपको लर्न करना है, ठीक है। लर्न ऐसे करने हैं कि पूरे लाइफ टाइम आप भूलोगे नहीं, अगर आप बायोलॉजी कंटिन्यू कर रहे हो तो। गॉट इट? ठीक है, सो आई एम गिविंग यू दिस क्लासिफिकेशन: एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड कंडीशनली नॉन एसेंशियल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्या है, बाकी कंडीशनली हम बाद में समझ लेंगे। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कि हमारी बॉडी जो है वो किस अमीनो एसिड को बना सकती है और किसे नहीं बना सकती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो इनको तो बना लेती है, ठीक है, बट इन सभी को बना नहीं पाती। हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, मिथ्योनाइन, फिनाइलएलेनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, ठीक है। यस मैम इनको नहीं Yes, बना ma'am. पाती है, ठीक है, बट वो नॉन एसेंशियल्स को बना सकती है। एलेनाइन, एस्पर्जिन, फिर एस्पार्टेट, ग्लूटामेट और सेराइन। ये अभी थोड़ा लेटेस्ट है। बेसिकली आप कुछ बुक्स पढ़ोगे तो आपको एलेनाइन जो है वो एसेंशियल में मिल सकता है कुछ पुराने बुक्स के अकॉर्डिंगली, सो कंफ्यूज मत होना, कोई बात नहीं। जो आप अपडेट्स होते हैं तो उसकी वजह से कई बार चेंज हो जाते हैं, तो कुछ बुक्स में आपको एलेनाइन जो है वो यहाँ पर भी मिल सकता है, ठीक है। सो दैट पार्ट यू शुड नो। एंड दीज ऑल दीज अमीनो एसिड्स जो है ये हमारी बॉडी के लिए मतलब कंपलसरी है, इन 20 का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन ओनली यू विल बी, जो आपकी बॉडी है वो फुल पूरे मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होगी और बहुत अच्छे से काम करेगी, और बाकी सारे बायोमॉलिक्यूल्स इनकी वजह से खुश रहेंगे, क्योंकि अगर इनकी प्रेजेंस है तो बाकी बायोमॉलिक्यूल्स बहुत इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशनली इट बिकम्स नॉन एसेंशियल। तो कंडीशनली नॉन एसेंशियल जो है मतलब कभी कभी होता है कि बॉडी बना लेती है, कभी कभी होता है कि नहीं बना पाती है, तो उसके बेसिस पर ये कंडीशनली खुद को चेंज कर लेते हैं। अंडरस्टूड दिस? यस मैम Okay, so that is what regarding essential, non-essential and conditionally non-essential amino acid। ये आपको रट्टा मार लेने हैं ये सारे के सारे नाम कैसे भी करके,
और स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना, क्योंकि इनके जैसे कुछ स्पेलिंग्स आगे के चैप्टर्स में आएगी जो अमीनो एसिड्स नहीं है। सो स्पेलिंग मिस्टेक्स मत रखना प्लीज। डू द वन थिंग रिगार्डिंग दिस। सो दीज आर द, ये वन ऑफ द क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड का, ठीक है। ऐसे अमीनो एसिड्स जो है वो कई तरीके से क्लासिफाई होते हैं, तो ये वन ऑफ देम है on the basis of the synthesis in our body. Shall I proceed to the next slide? यस मैम। See this. अब based on R group, मैंने बोला था ना R group मतलब कुछ भी हो सकता है X. See this, that let me make it little bit big. I think आप पढ़ पाओगे फिर अच्छे से। हाँ आप ठीक है। Can you read? हाँ ठीक है। फ्रेम में है सब कुछ, यस मैम। ठीक है। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, polar amino acids with no charge on R group, polar amino acids with positive R group, with negative R group। तो ये कुछ जो है चीजें, ये आपको अच्छे से ध्यान रखकर पढ़नी है, या बहुत ध्यान रखना है इनके बारे में, ठीक है। सो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, सो नॉन पोलर आर ग्रुप जो दिए हैं, एलेनाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, देन वेलाइन, मिथियोनाइन, फिनाइलएलेनाइन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलाइन, ठीक है। ये नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। इनके जो आर ग्रुप होते हैं वो पोलरिक कंडीशंस में नहीं होते। आई थिंक पोलर चीज क्या होती है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, यस मैम पढ़ा है। है ना, पढ़ा है ना, पोलर चार्ज एंड ऑल दैट, ऑल दिस थिंग्स। तो उसी से रिलेट कर लेना है आपको। तो ये जो एलेनाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, वेलाइन, मिथ्योनाइन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलाइन, ये जो है ये नॉन पोलर्स है, ठीक है। फिर एक्चुअली देखो ये 20 अमीनो एसिड्स हैं, वही ये सारा गेम खेल रहे हैं। जो पिछला क्लासिफिकेशन था वो भी उन 20 में ही था, ठीक है। अभी भी जो है वो इन 20 अमीनो एसिड्स में ही है। तो आपको हर टाइप के क्लासिफिकेशन को भी याद रखना है, कौन सा अमीनो एसिड जो है वो किस में कहाँ पर अलग अलग हो जा रहा है, वो सब कुछ अच्छे से याद रखना है। सो दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अमीनो एसिड्स विथ पोलर अमीनो एसिड्स विथ नो चार्ज, नो चार्ज, या फिर आप इसको कुछ बुक्स में रेफर करोगे तो न्यूट्रल भी लिखा होगा बेटा। क्या होगा इसको? ओ छोटा हो गया, एक मिनट। न्यूट्रल, न्यूट्रल, ओके। नो चार्ज और न्यूट्रल भी लिखा हो सकता है। एग्जाम्पल्स आर ग्लाइसिन, सेराइन, थ्रियोनाइन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन, टाइरोसिन। ये सब चीजें आप अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। देन पोलर अमीनो एसिड्स विद पॉजिटिव आर, 3 ही है, याद हो मैम जाएगी। थोड़ा बड़ा करेंगे। हाँ बेटा एक मिनट, एक मिनट। अब ठीक है, यस मैम। ओके। नो चार्ज या न्यूट्रल भी लिखा हो सकता है कुछ बुक्स में, तो ध्यान से पढ़ना ये चीज। ओके, सो दिस थिंग्स यू हैव टू, मीन्स अब आप अपने शॉर्ट फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। गूगल में जाओगे तो आपको बड़े फनी फनी से शॉर्ट फॉर्म भी मिलेंगे इसके याद करने को। आजकल काफी सारी चीजें हैं, जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड का है मिलपाथ टीवी, ये ऐसा एक बन सकता है, MILLPATH मिलपाथ टीवी, इस तरीके से बन सकता है। बट आप और भी अच्छे शॉर्ट फॉर्म्स निकाल सकते हो जो आपको याद रखने में इजी होंगे। बट आई थिंक
ये 20 अमीनो एसिड जो है वो आप इतनी ज़्यादा अभी प्रैक्टिस में लेकर आओगे कि वो अपने आप ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो जस्ट लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस इन स्टार्टिंग एंड यू विल बी थरो विथ ऑल दीज थिंग्स। इनको क्लासिफाई करना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। सो दैट पार्ट यू शुड नो। सो दीज आर द थिंग्स। नेगेटिव आर ग्रुप जो है वो ये रहे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। सबसे इजी टू रिमेम्बर बिकॉज नेगेटिव है, डेफिनेटली एसिडिक होगा। तो जो सिर्फ एसिड वाले जो दोनों हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक। बाकी सब बिना एसिड वाले कंडीशन के, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिकली प्ले करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मैम हो गया मैम। इज इट डन? सो जैसे यस मैम। ये जो है वो पॉजिटिव वाला आप लर्न कर सकते हो, HAL हॉल। हॉल के बेसिस पर आप अपने क्रिएट कर लेना बेटा, जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म्स इजी लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप क्रिएट करके इनको लर्न कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर ग्रुप। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। आप कोशिश ये करना कि आज ही ये लर्न हो जाए, ठीक है। डोंट वेट कि टेस्ट आएगा तब हम लर्न कर लेंगे और हो जाएगा और ऐसा होगा, नो। आज ही लर्न करके इनको खत्म कर दो, क्योंकि आगे जो भी चीजें आ रही हैं वो और कॉम्प्लेक्स ही होती जाएंगी, इजी कुछ नहीं होने वाला है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड। अब आपको ये देखना है कि अमीनो एसिड जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो किस तरीके से पॉलीमर बनता है, ठीक है। सो दैट पार्ट यू शुड नो। यू कैन सी इट वेरी क्लियरली दैट फर्स्ट अमीनो एसिड एंड सेकेंड अमीनो एसिड्स आर देन। कार्बोक्सिल वाला जो है वो फेस करता है अमाइन ग्रुप को, एंड दिस इज हाउ दे आर शेयरिंग देयर बॉन्ड्स। कैन यू सी दिस? बहुत यस मैम। अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है। मैम ये स्ट्रक्चर भी याद रखना पड़ेगा। Yes, you have to remember it thoroughly. ये O के पास जो है वो डबल बॉन्ड है, अगर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा हो तो ये जो है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। बाकी सब सिंगल है, यहाँ पर भी डबल है, ये जो दिखाया हुआ है दैट पार्ट यू शुड नो, क्योंकि आयोनिक स्टेट में होना चाहिए इसको। सो COO माइनस होगा और NH3 प्लस होगा। नॉर्मली अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका तो वो इस तरीके से होगा, कार्बन है और ये जो है वो इस तरीके से है, ये जो है वो NH3 प्लस एंड H एंड R। आयोनिक स्टेज में रहते हैं ना जब बॉन्डिंग करते हैं एटम्स। यस मैम। Okay, so इस तरीके से and whenever two amino acids are coming close to each other and forming a dipeptide, at that time फिर से dehydration reaction है, H2O will be released and this particular bond is called peptide bond। ये बहुत ही important चीजें हैं, याद रखो। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से बॉन्ड थे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एम आई राइट? यस मैम। फिर हमने लिपिड्स फॉर्म किए, लिपिड्स में कौन सा बॉन्ड था? एस्टर बॉन्ड। यस मैम। यस मैम। प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड। ये सब चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि अभी DNA आने वाला है, आगे RNA वाला है, उनमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हैं, तो रिमेंबर एवरी बॉन्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से सारे अमीनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरफ जो है अटैचमेंट होती जाएगी, CO माइनस की तरफ से अटैचमेंट होगी। ये चीज समझ में आ रही है? दैट मतलब ये जो CO माइनस है ये वेलकमिंग यूनिट है, ये बुलाता है कि आओ मेरे और साइड से अमीनो एसिड्स अटैच होते जाओ और मेरे यहाँ पर लग जाओ ताकि और बड़ी चेन फॉर्म हो जाए। तो ये डाइपेप्टाइड है क्योंकि दो ही अमीनो एसिड्स हैं। इसी तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। कैन यू सी द चेन? यस मैम। देखो कितने सारे अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं लाइन। मैम एक बार पिछला पेज करेंगे मैम, कॉपी नहीं हुआ।
ओके हाँ सी दिस और डिहाइड्रेशन रिएक्शन है मतलब 1H2O molecule has to be removed. It has to be come out. It has to come out of this. Then only the two amino acids will combine with each other to form a dipeptide. मैम मिडिल वाला जो कार्बन है रेड कलर में है मैम, वो भी कार्बन 12 है। I'm not getting what you are asking, beta. मैम मिडिल वाला में जो कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ बनाया है This मैम, one. वो भी यस मैम, मैम वो भी कार्बन 12 है। Carbon 12 12 मतलब बेटा मैम, बाकी कार्बन में कार्बन 12 लिखा हुआ है ना। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हो बेटा। मैम वो कार्बन के साथ बाकी कार्बन जो एडेड है उसमें तो कार्बन 12 लिखा है ना। 12 नहीं लिखा है बेटा, ये आप बोल रहे हो नीचे जो लिखा हुआ यस है मैम। इट्स अल्फा। अल्फा मतलब इट्स यू विल अंडरस्टैंड इट्स अ टाइप मतलब अटैचमेंट फॉर्म करने के लिए इस तरीके के एंगल्स फॉर्म करते हैं। ओ मैम। ओके दैट्स रिटन अल्फा बट यू डोंट हैव टू राइट अल्फा बीटा एंड ऑल। वो उनके आयोनिक स्टेट और उनके बेस्ड पर है तो वो बायोलॉजी में नीडेड भी नहीं। इज इट क्लियर? यस मैम। Okay, so this is what the dipeptide is. Shall I change? यस मैम। This one is polypeptide. ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस आप देखो कि इस तरीके से चेन फॉर्म होते हैं। Can you see the sulfur bonds over here? यस मैम। रीजन क्योंकि जो सिस्टाइन है वो सल्फ्यूरिक अमीनो एसिड है, वो एक अकेला अमीनो एसिड ऐसा है जिसके पास सल्फर होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ सिस्टीन होगा वहाँ एक दूसरे से सल्फर सल्फर बॉन्डिंग हो जाती है। मैम ये स्ट्रक्चर बना है। नो नो नॉट नीडेड, बस मैं बता रही हूँ कि इस तरह से पॉलीपेप्टाइड की ओके फॉर्मेशन। मैम। ओके सी दिस देखो ये जो एंड है वो फ्री है सो इट विल ऐड, जितने भी आएंगे वो इसी में ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है दैट इज व्हाट द थिंग इज। नाउ सी अब ये जो एक पॉलीपेप्टाइड बना है बेटा वो अभी भी प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन बनने के लिए 2-4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिक्स हो जाने चाहिए तब जाके वो प्रोटीन कंसिडर होता है। अभी भी ये प्रोटीन कंसिडर नहीं होगा। ठीक है सो सी दिस स्ट्रक्चर। ठीक है तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब अगर हम देखते हैं तो कैन यू सी जब लीनियर चेन है, ये जो लीनियर चेन बन रहा है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है लीनियर चेन मतलब द प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है ये, इसमें कोई भी मतलब वो नहीं होता है कॉम्प्लेक्स फॉर बॉन्डिंग या कुछ भी टाइप का नहीं होता है, सिंपल एक चेन है बस। देन इट बिकम्स द सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो वो कॉइल्ड हो जाएगा थोड़ा सा। कैन यू सी दैट ट्विस्ट एंड टर्न आ जाएंगे थोड़े से उसमें, वेवी हो जाए। हेलिक्स एक फॉर्म होता है। हेलिक्स मतलब आपने देखा होगा वो राउंड वाली सीढ़ी देखी है कभी? यस मैम। बस यस उस मैम। हाँ बस उस तरीके से उसे हेलिक्स बोलते हैं। सो मैम डीएनए के टाइप। हाँ कुछ कुछ वैसा। सो कर्वी स्ट्रक्चर विल फॉर्म, दैट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देन टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन देखो टर्शरी हो जा रही है।
टर्शरी जो है मीन्स बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग एंड बॉन्डिंग एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन, देन ओनली इट बिकम टर्शरी। एंड लास्ट इज क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में आप देखो दो टाइप के कलर्स देख रहे हो, ठीक है। तो दो तरह के पॉलीपेप्टाइड्स यहाँ पर अटैच हुए हैं एक दूसरे से। ये दो पॉलीपेप्टाइड्स के अटैचमेंट की वजह से ये क्वाटरनरी प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। यस ठीक है। अब सी, क्वाटरनरी प्रोटीन जब भी बनेगा तो उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। लेट मी राइट डाउन सम ऑफ देम ओवर हियर। दैट प्रेजेंस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, then you should have hydrophobic hydro मैम वो क्वाटरनरी बॉन्ड है। हाइड्रोफिलिक क्या बेटा? मैम वो क्वाटरनरी बॉन्ड है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ओके ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक एंड सॉरी नॉट दिस वन, हाइड्रोफिलिक नहीं डालेंगे हम, आयोनिक डालेंगे। आयोनिक, अगर ये चार तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। आया समझ में? यस मैम। ये चार तरह के बॉन्ड्स की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वाटरनरी फॉर्म होने में। एंड ये पर्टिकुलर क्वाटरनरी जब स्ट्रक्चर बनता है तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। एंड दिस वन इज एक्टिवेटेड, मतलब ये एक्टिवेटेड प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में काम करता है। प्राइमरी सेकेंडरी ये एक्टिवेटेड नहीं होते, ये बहुत लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होंगे या इस तरह से काम करते हैं। ह्यूमंस और हम सब के लिए ज़्यादातर जो प्रोटीन एक्टिव होते हैं बेटा वो क्वाटरनरी स्टेज पर ही होते हैं। क्लियर? यस मैम। Yes, so this is what regarding protein is। आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो क्वाटरनरी कुछ कुछ इसी तरीके से दिखता है, ठीक है। तो वो हम आई थिंक वी शुड मूव टुमारो वी हैव द बायोलॉजी क्लास, एम आई राइट? यस मैम। ओके, सो टुमारो वी विल डू दिस। थोड़ा सा बचा है इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन, देन बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। मैम बायोमोलिक्यूल्स में ज़्यादातर केमिस्ट्री है बायो से। हाँ, that leads to biochemistry, that's यस मैम। okay। And why these are we are studying at first, the reason is इन्हीं से सारे चैप्टर्स के फॉर्मेशन है बेटा। आपको सभी में मतलब अब क्योंकि आप डायरेक्टली लिखा हुआ होगा कि है ना, जैसे चैप्टर्स जब आगे आप पढ़ोगे तो उसमें सीधा लिखा होगा कि क्वाटरनरी प्रोटीन है, इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की इस चीज़ में प्रेजेंस है, या इस पर्टिकुलर लिपिड से इसके सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हुई है। तो उस टाइम मुझे आपको ये नहीं समझाना है कि वो कौन सा बायोमॉलिक्यूल है। आया समझ में? यस मैम। तो बायोमॉलिक्यूल जो है वो पहली सीढ़ी है बायोलॉजी की बेटा। अगर आप मॉलिक्यूल पढ़ोगे तभी आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ोगे ना। मैम बट बुक में इतना डिटेल में दिया ही नहीं है, मतलब वेरी शॉर्ट में दिया हुआ है। हाँ, it's a short and sweet thing, but at NEET level you want all these things बेटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा नीट। यस मैम। ठीक है, तो हम एक्चुअली हम सारे चैप्टर्स इसलिए मैं कह रही हूँ बेटा हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, हम नीट लेवल पर ही स्टडीज कर रहे हैं, क्योंकि हर चैप्टर को एट द एंड ऑफ द ईयर वापस से पूरा A to Z रिवाइज करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल थिंग इन क्लास 11th एंड सो साथ में जितना हो जाएगा उतना हम आपको बता देंगे। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज रहती है जो अभी नहीं बताने की जरूरत है, लास्ट मिनट पे भी हो जाएगा, तो वो उस टाइम पे ऐड होगा, वो माइनर चीज थोड़ी बहुत चीज होंगी, बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल यू विल गेट क्लियर ओवर इन द साइमल्टेनियसली विथ योर चैप्टर्स। ओके मैम। Okay, so have this and you can end the meeting and we will meet tomorrow, right? यस मैम, थैंक यू मैम। Okay.
Yeah, take care.